हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है केस स्टडी ऑफ फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन इन ए मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर। जहाँ पे टीम ने फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन करके अपने शॉप फ्लोर पे एक तरफ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग को स्टैब्लिश किया और दूसरी तरफ अपनी कंपनी को 1 करोड़ रुपए की सेविंग करके दिखाई है। उन्होंने ये सब कैसे किया, आइए इस पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, आइए उस कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। इस कंपनी का नाम HAR प्रिसिजन लिमिटेड है। ये कंपनी बेसिकली औरंगाबाद महाराष्ट्र में बेस्ड थी। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट में डील करती है और इस कंपनी का टर्नओवर 75 करोड़ है। एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो इसके पास 300+ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये कंपनी प्रिसिजन मशीन कंपोनेंट में डील करती है और इसके जो कस्टमर है मेजर OEMs हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो कि इस टीम ने फॉर्म किया है। टीम ने जो पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताई है वो ये थी कि डिलेज ड्यू टू टूल सर्चिंग 15 to 20 मिनट सेटअप। ने ये कंफर्म किया कि जो उनका जॉब सेटअप का टाइम था वो 15 से 20 मिनट था और जो उनको डिलेज थे बेसिकली वो टूल सर्चिंग में उनके डिलेज काफी ज्यादा थे। सेकंड प्रॉब्लम जो टीम ने बताई है कि मेटल मिक्सअप एंड हाई रिवर। कंपनी के अंदर काफी ज्यादा मेटल मिक्सअप का इश्यूज था और उनके जो रिवर थे वो काफी बड़े हुए थे। टीम ने ये भी कंफर्म किया कि उनके यहाँ हाई इन्वेंट्री प्लीवरेज था। इसके अलावा टीम ने ये भी बताया कि इनके यहाँ फ्रीक्वेंट मशीन डाउन टाइम होते थे। मशीनें कभी भी डाउन टाइम में चली जाया करती थी जिसके वजह से बेसिकली क्या होता, इनका प्रोडक्शन हैम्पर होता था। इसके अलावा टीम ने यह भी कंफर्म किया कि उनके शॉप फ्लोर पे जो एनवायरनमेंट था वो अनसेफ था और एक्सीडेंट्स होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। जब टीम ने यह निश्चय किया कि उन्हें अपनी शॉप फ्लोर पे फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करना है और फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से ये जितने भी सारे इश्यूज हैं इनको क्लियर करना है, तो इन्होंने सबसे पहले अपने फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव को सेट किया। आइए देखते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। जो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जी हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि अपने फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वो शॉप फ्लोर पे जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होते हैं उनको किल करेंगे। जो सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था कि इम्प्रूव शॉप फ्लोर प्रोडक्टिविटी, कि हम फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करके अपने शॉप फ्लोर पे अपनी मशीन्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और हर तरह से अपने शॉप फ्लोर को प्रोडक्टिव बनाएं। जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था एनहेंस सेफ्टी एंड क्वालिटी, क्योंकि पीछे बताया गया है कि शॉप फ्लोर की कंडीशन अनसेफ थी और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि एक्सीडेंट हो सकते थे। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को लिया गया कि हम फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करके शॉप फ्लोर पे सेफ्टी और क्वालिटी को एनहेंस करेंगे। इसके अलावा फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन का एक ऑब्जेक्टिव और था, वो ये था कि इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम अपनी डायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग करेंगे। सबसे पहले टीम ने फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग की और प्लानिंग के लिए उन्होंने एक गैनेट चार्ट को बनाया। इस गैनेट चार्ट में जो उन्होंने अपनी ड्यूरेशन तय की वो 8 साल की ड्यूरेशन तय की। उन्होंने जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक की ड्यूरेशन तय की। देखते हैं उन्होंने अपने इस गैनेट चार्ट में की माइलस्टोन कौन कौन से लिए। देखिए, सबसे पहले जो उनका माइलस्टोन था फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन टीम को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इम्प्लीमेंटेशन टीम। सेकंड जो उनका ऑब्जेक्टिव था टीम की ट्रेनिंग करना ऑन फाइबर्स कॉन्सेप्ट्स। थर्ड जो उनका ऑब्जेक्टिव था फाइबर्स अवेयरनेस देना एम्प्लॉयज को। चौथा ऑब्जेक्टिव था गैम्बा वॉक करना और करंट स्टेट की मैपिंग करना थ्रू ऑडिट। और जो पांचवा ऑब्जेक्टिव था वो सीरी को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था सीतो को ऑब्जेक्ट शाइन को इम्प्लीमेंट करना, सिकेत्सु को इम्प्लीमेंट करना और सस्टेन को इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा उन्होंने भी तय किया कि हम इन फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक ऑडिट के माध्यम से ये भी हम कंफर्म करेंगे कि हमारे ऑडिट स्कोर में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। टीम ने ये भी कंफर्म किया कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के माध्यम से एम्प्लॉय को सम्मानित करेंगे और एक मंथली रिव्यू का मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेंगे और हर महीने अपने फाइबर्स की प्रोग्रेस, जैसा कि गैनेट चार्ट में टीम ने कंफर्म किया था कि वो सबसे पहले टीम फॉर्मेशन करेंगे। तो एक टीम बनाई गई और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में ये बताया गया कि किस तरह से शॉप फ्लोर पे फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ना है। टीम ने फाइबर्स के करंट स्टेटस की मैपिंग के लिए एक ऑडिट चार्टशीट को तैयार किया। देखिए टीम ने क्या किया बेसिकली कि अपने जो फाइबर्स के मेन मेन पिलर्स होते हैं, सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सो, सित्सुके की बात करते हैं, तो उन्होंने हर पिलर के अगेंस्ट में कुछ ऑडिट पॉइंट्स को बनाया। जैसे कि ऑडिट पॉइंट्स देखते हैं कि ऑडिट पॉइंट्स थे। देखिए, उन्होंने सीरी में बात की कि किस प्रकार से अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव किया जाएगा शॉप फ्लोर से, रेड टैप को एस्टेब्लिश किया जाएगा और किस प्रकार वर्क स्टेशंस को क्लटर फ्री किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ऑडिट में ये भी डाला कि किस प्रकार से आइटम्स को डेजिग्नेटेड लोकेशंस में अरेंज किया जाएगा। सेम वे उन्होंने सीटों में कुछ चेक पॉइंट्स को डाला। जैसे उनके चेक पॉइंट्स से लोकेशन आर लेबल्ड एंड विजुअलाइज्ड, टूल्स एंड मटेरियल्स आर इजीली एक्सेसिबल, इक्विपमेंट्स एंड फ्लोर आर क्लीन।
सीसो की बात करते हैं। सीसो में उनके पॉइंट्स है, क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड, क्लीनिंग शेड्यूल्स आर फॉलोड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिस्प्लेड। सिकेत्सु में उनके ऑडिट पॉइंट थे, ऑडिट चेकलिस्ट एंड शेड्यूल्स आर मेंटेन्ड, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, रेगुलर ऑडिट्स आर कंडक्टेड। शित्सुके की बात करते हैं तो शित्सुके में उनके पॉइंट से, एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट आर encouraged। इस तरह से टीम ने ऑडिट चैटशीट की हेल्प से शॉप फ्लोर पर अपना ऑडिट किया और डिफरेंट हेड्स के अगेंस्ट में, डिफरेंट सेक्शंस के अगेंस्ट में अपने स्कोर की मैपिंग की। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीरी में जो शॉप फ्लोर का स्कोर था वो 4 था, सीतो में 4 था अगेंस्ट द 15, सीसो की बात करते हैं इसमें भी 4 था अगेंस्ट द 15, सेकेत्सु की बात करते हैं इसमें स्कोर 5 था अगेंस्ट द 15, और शित्सुके की बात करते हैं तो इसमें स्कोर 1 था अगेंस्ट द 15। अगर हम टोटल स्कोर की बात करते हैं, 18 मार्क्स ही प्लांट को मिल पाए थे। अगर हम इसे परसेंटेज में देखते हैं तो इसकी जो परसेंटेज है वो 24% थी। इनिशियली 3S पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो काफी एवरेज नंबर्स थे। और अगर हम शित्सुके की बात करते हैं तो शित्सुके में तो काफी ज्यादा बुरा हाल था, यहाँ पे केवल 8 नंबर मिला था, जिसकी जो परसेंटेज थी वो अप्रोक्स 6.7% थी। टीम का नेक्स्ट टारगेट था कि शॉप फ्लोर को फाइबर्स जोन के हिसाब से डिवाइड किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने अपने शॉप फ्लोर को फाइबर्स जोन में डिवाइड किया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि किस फ्लोर पे फाइबर्स के किस स्टेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं, लॉजिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिस्टिक में देखिए 1S पे जोड़ दिया गया था। और अगर हम प्रोसेस एरिया की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफिस की बात करते हैं, या प्रोसेस या प्रोसेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 3S पे ज़्यादा जोर दिया गया था। सेम वे अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस में 2S पे और लाइन 4 पे 2S पे ज़्यादा जोर। ने सबसे पहले अपने शॉप फ्लोर पे 1S को सीरी को इम्प्लीमेंट किया, और सीरी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उनको बेनिफिट मिले, देखिए उनका 8 टन का जो स्क्रैप था वो वहाँ शॉप फ्लोर से रिमूव हुआ। इसके अलावा उनका एक रेड टैग एरिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इन सबसे उनको लगभग 10 लाख की रिकवरी हुई, 10 लाख की मटेरियल और स्पेस के रूप में उनको मिले। यहाँ पे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि रेड टैग एरिया क्या होता है। रेड टैग एरिया डेजिग्नेटेड स्पेस इन द वर्कप्लेस वेयर items that have been identified as a potential unnecessary, infrequently used or broken, are temporarily placed, often as part of a fibers or lean methodology implementation। यहाँ पे समझने की रिक्वायरमेंट है कि रेक्टेक एरिया क्या होता है। देखिए रेक्टेक एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि जब हम फ्लोर पे फर्स्टर्स करते हैं यानी कि सीरी करते हैं, सीरी का मतलब होता है कि शॉर्टिंग। जब हम वांटेड और अनवांटेड की शॉर्टिंग करते हैं तो अनवांटेड जितने भी आइटम होते हैं उन्हें एक अलग डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखना होता है। इसी डेजिग्नेटेड प्लेस को हम रेक्टेक कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इस डेजिग्नेटेड प्लेस को हम मार्क करके रखते हैं, वहाँ पे एक रेड टैग टेप या रेड टैग एरिया मार्किंग कर दी जाती है, ताकि ये हमें पता हो कि ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे अनवांटेड आइटम्स रखे हुए हैं। और इससे एक लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि अगर किसी को इस अनवांटेड में से किसी भी आइटम की रिक्वायरमेंट है या किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो इस रजिस्टर में एंट्री करके उस मटेरियल को इश्यू करा सके। तो जो सेकंड स्टेप था वो सीतो था। सीतो मतलब सेटिंग ऑर्डर। यहाँ पे टीम ने टूल्स को रखने के लिए शेडो बोर्ड्स बनाए, बारकोड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, और बिन्स और पॉइंट ऑफ यूज स्टोरेज को अपना इम्प्लीमेंट किया। तो इस प्रकार के शेडो बिन्स उन्होंने अपने शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि आप फ्लोर पे देख सकते हैं। और बारकोड सिस्टम को जगह जगह पे जहाँ पे भी स्टोरेज में और जहाँ पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे बारकोड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। शॉप फ्लोर पे ये कंफर्म किया गया कि सारा जो भी मटेरियल था वो सारा बिन के अंदर ही रखा जाना था। तो इस तरह के देखिए आप शॉप फ्लोर पे देख सकते हैं कि इस तरह से टीम ने डिफरेंट तरह के बिन को यूज किया और उन बिन के अंदर अपने माल को रखा। फाइवर्स का जो थर्ड स्टेप है जिसे सीसो या साइन स्टेप भी कहा जाता है, टीम ने अब ये इम्प्लीमेंट किया। डेली मशीन क्लीनिंग चेकलिस्ट बनाई गई, ऑपरेटर को रिस्पॉन्सिव बनाया गया, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसे शॉप फ्लोर पे अपनी मशीन को क्लीन करना था। और इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाई गई जिसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फाइवर्स के रिस्पेक्ट में। और ये भी बताया गया कि किस प्रकार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समय फाइवर्स का ध्यान रखना है, और फाइवर्स को टीम के पीएम के साथ इंटीग्रेटेड किया गया। टीम ने जो चौथा स्टेप लिया उसका नाम था सिकेत्सु। सिकेत्सु में टीम ने विजुअल मैनेजमेंट पे काफी ध्यान दिया, फ्लोर मार्किंग और एसओपी बनाई गई, और जगह जगह पे कलर कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक लीन विजुअल कॉर्नर बनाया गया जहां पे डिफरेंट तरह के टीपीएम के इंफॉर्मेशन, एसओपीज और फाइबर्स को डिस्प्ले किया गया। और इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस तरह से जगह जगह पे आइडेंटिफिकेशन किया गया, और लगभग सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया। इवन रैक को आइडेंटिफाई किया गया, शॉप फ्लोर को आइडेंटिफाई किया गया, और यहाँ तक कि पढ़ने के लिए स्थान को भी आइडेंटिफाई किया गया। फाइव का जो सबसे लास्ट स्टेप था वो शित्सुके था, जिसमें
टीम को अपने सारे किए गए कार्य को सस्टेन करना था। इसलिए टीम ने मंथली 5S ऑडिट चेकशीट बनाई, रिवॉर्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस पर फोकस किया। इस पिक्चर की हेल्प से टीम ने बताया कि किस प्रकार से जस्ट आफ्टर 5S आप इम्प्लीमेंट करते हो, 5S आप पास हो जाते हो, लेकिन 5S को शॉप फ्लोर पर रेगुलर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक 5S ऑडिट जरूरी है। और इस ऑडिट के माध्यम से ही आप ये कंफर्म कर पाओगे कि आप प्रॉपर 5S शॉप फ्लोर में मेंटेन करते हो। ये बिल्कुल कंफर्म था कि 5S में जिन टीम्स को भी अच्छे नंबर मिले उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज किया गया। 5S चैटशीट की हेल्प से एक बार दोबारा ऑडिट किया गया और मई से लेकर दिसंबर 2025 तक के डेटा को एनालाइज किया गया। ये डेटा बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि जगह पे ही 5S की वजह से बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले थे। अगर हम सीरी की बात करते हैं तो 15 आउट ऑफ 15 नंबर मिले थे। इसका मतलब था कि शॉर्टिंग बीइंग डन, हर जगह शॉर्टिंग की गई थी और रेड टैग को इम्प्लीमेंट किया गया था। हम सीतो की बात करते हैं तो सीतो में भी 15 आउट ऑफ 15 नंबर मिले थे, जिसका मतलब था कि हर जगह लेआउट डिफाइन किए गए थे और लेबलिंग की गई थी। सीसो की बात करते हैं, सीसो में 14 आउट ऑफ 15 नंबर मिले थे, जिसका मतलब है कि हर जगह टेरी क्लीनिंग हो रही थी और ऑनरशिप दी गई थी। सिकित्सु की बात करते हैं तो सिकित्सु का में 15 आउट ऑफ 15 थे, जिसका मतलब था कि शॉप फ्लोर पे एसओपी अवेलेबल थी और पूरी तरह से फॉलो हो रही थी। अगर हम सस्टेन की बात करते हैं यानी कि सित्सुके की बात करते हैं तो उसमें भी 15 आउट ऑफ 15 थे, जिससे पता चलता है कि ऑडिट कल्चर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका था और काफी ज्यादा जो एम्प्लॉयज थे वो इस ऑडिट में इन्वॉल्व थे। ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं तो जो ओवरऑल स्कोर था बड़ा शॉकिंग था। टीम ने देखा कि प्लांट ने 74 आउट ऑफ 75 अचीव किए थे, जिसका मतलब था 98.7% उन्हें 5S में स्कोर मिला था, जिसका मतलब था कि हर जगह पे स्ट्रॉन्ग 5S इंप्लीमेंट हो चुका था। सबसे पहला जो अचीवमेंट था उनका, जो सेटअप टाइम था मशीन का, वो 45 मिनट से 30 मिनट पे आ गया था, जिसे अगर हम सेविंग में कंसिडर करें तो ये 12 लाख की सेविंग थी। जो अगला उनको अचीवमेंट मिला वो था उनका टूल लॉस। जो टूल लॉस उनका 18 लाख था वो 4 लाख पे आ गया था, जहाँ पे 14 लाख की सेविंग देखने को मिली। थर्ड जो उनका अचीवमेंट था वो था रिवर कॉस्ट। जो उनकी रिवर कॉस्ट पहले 32 लाख रुपए आ रही थी वो केवल 18 लाख हो गई थी, यहाँ पे उनको 14 लाख रुपए की सेविंग मिली। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इनिशियल जो पहले प्रोडक्टिविटी थी वो 65% थी, वो पहले 65% थी, अब वो 78% आ गई थी, यहाँ पे इन्हें 20 लाख का गेन हुआ था। इन्वेंट्री होल्डिंग की बात करते हैं तो जो इन्वेंट्री पहले 25 लाख की इन्वेंट्री थी वो अब 70 लाख की इन्वेंट्री हो गई थी, यहाँ पे इनको 8 लाख रुपए की सेविंग हुई थी। सेफ्टी की बात करते हैं तो जहाँ पे पहले सेफ्टी के इंसिडेंट्स 9 इंसिडेंट्स पर ईयर होते थे, वहाँ केवल 2 एक्सीडेंट्स इस साल हुए थे। अगर इन सारी सेविंग को हम जोड़ देते हैं तो जो टीम को टोटल सेविंग मिली थी इस प्रोजेक्ट की हेल्प से वो लगभग 1 करोड़ की सेविंग मिली थी। एडिशनल बेनिफिट की बात करते हैं, देखिए एडिशनल बेनिफिट उनको क्या क्या मिले। एम्प्लॉय मोरल जो है काफी इंप्रूव हुआ। हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज क्या था कि पूरे 5S इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी में उनकी कस्टमर कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया था। थर्ड जो उनको बेनिफिट देखने को मिला वो था इजियर कंप्लायंस ड्यूरिंग ऑडिट्स। तो ड्यूरिंग ऑडिट्स जो उनके कंप्लायंस थे वो काफ़ी अब इजी हो गए थे, बिकॉज शुरू में क्या होता था कि जो कंप्लायंस वाले इश्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा ओपन रहते थे, लेकिन क्योंकि अब रेगुलर ऑडिट्स होते थे तो जो कंप्लायंस के इशू थे कम हो गए थे। सस्टेनेबल लीन कल्चर फाउंडेशन, सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो था कि एक लीन कल्चर को स्टैब्लिश करना। क्योंकि इस 5S क्या होता है, बेसिकली 5S लीन जर्नी के लिए पहला स्टेप होता है। अब क्योंकि टीम ने 5S के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट किया था तो वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि अब वो अपनी कंपनी में लीन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरी केस स्टडी को हम अगर कंक्लूड करते हैं तो हमें पाते हैं कि 5S एक पावरफुल टूल है, जो कि एक हाउसकीपिंग से बढ़कर है। क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि 5S खाली एक हाउसकीपिंग का टूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5S काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है और फ्लोर पे प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग भी देखने को मिलती है। इस पूरी केस स्टडी से एक चीज और कंक्लूड होती है कि 5S से क्या होता है कि बेसिकली लीडरशिप, कमिटमेंट और शॉप फ्लोर का ऑनरशिप काफी ज्यादा बढ़ती है। साथियों, आज की इस वीडियो में हमने 5S को अच्छी तरह से समझा और हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से टीम ने 5S इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से अपने शॉप फ्लोर पे इंप्रूवमेंट किया, अपने शॉप फ्लोर को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया और इसके अलावा उन्होंने लगभग 1 करोड़ की सेविंग भी विद इन द 1 ईयर करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये केस स्टडी आपके लिए हेल्पफुल होगी और इस केस स्टडी की हेल्प से आप अपने शॉप फ्लोर पे भी 5S को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथियों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।